जय हिंद साथियों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथी आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बड़ी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्त, हमें उस दिन के लिए लड़ना है, यानी जब भी हमारे सामने ये एग्जाम में हम जैसे जाएं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आए तो हमारी पेन रुकनी नहीं चाहिए और चंद्र समय में ही हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना होगा। तो इस तैयारी के साथ दोस्त उम्मीद करते हैं हम सब लोग आगे बढ़ रहे होंगे, आप लोग भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये थर्ड है और उसमें हम लोग बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि निम्न संयुक्त व्यंजन कौन सा है। साथ ही हमें बताना है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं संयुक्त व्यंजन की, तो साथी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, कुल संयुक्त व्यंजनों की बात करूं, कुल संयुक्त व्यंजनों की अगर मैं आपसे बात करूं, तो कुल संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं जरा बताइएगा। तो कुल संयुक्त व्यंजन जो होते हैं साथी वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन हमारे सामने है छ, फिर आता है कौन सा, त्र, फिर कौन सा आता है ज्ञ, और फिर आता है साथी कौन सा, तो स्र आता है। ये चार होते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। और फिर देख लेते हैं कि इन्हें संयुक्त व्यंजन आखिर क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर हो सकते हैं कि बने हो। देख लेते हैं कि ये कितने व्यंजन से मिलकर के बने हैं। तो साथी ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम छ की बात करें, छ में आता है हमारा क, और कौन आता है, मूर्धन्य स। साथी ये कौन सा स है, मूर्धन्य स है। यानी ये दोनों आपस में जो व्यंजन मिलते हैं तो मिलने के बाद छ से क्षत्रिय का निर्माण होता है। आगे हम त्र की बात करें साथी, आप भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कैसे कैसे बन रहे हैं। तो त और र को अगर हम मिलाएं तो साथी बनता है हमारे पास त्र। अगर हम ज्ञ की बात करें, तो ज्ञ की अगर हम बात करें आपसे, तो साथी इसमें आता है क्या, ज, और कौन आता है, य। ठीक है। और स्र की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन मिलकर बनते हैं, तो स आता है, और कौन आता है, र आता है। स और र मिलकर के क्या बनाते हैं, स्र का निर्माण करते हैं। यानी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कुल संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती कितनी है, तो आप साथी चार बताने वाले हैं। कौन कौन, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। बात कर लेते हैं ना ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो हमारा इस इसमें मैच कर रहा है। तो इसका मतलब छ होगा। जो ऑप्शन बी होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, ना तो ज होगा, ना तो प होगा, और ना ही स्व होगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि गमछा और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। भाई आए दिन अगर हम लोग बात करें तो अपने हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अन्य अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे हमारा तुर्की हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, ना पुर्तगाली हो गया। बहुत से ऐसे शब्दों को हम लोग यूज करते हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं। तो हमसे एग्जामों में बढ़िया से पूछता है कि भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो देखते हैं इसको। हमारे सामने इसने लग रखा है कि भाई गमला क्या होगा, आलपीन क्या होगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखते हैं। तो क्या ये गमला और आलपीन फ्रेंच होगा, या फिर अंग्रेजी होगा, या पुर्तगाली होगा। तो आइए साथी कुछ कुछ शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखता हूं कि कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो जैसे अगर मैं बात करूं गमला, आलपीन, गमला, आलपीन। अगर बात करूं मैं आपसे साबुन, साबुन। और मैं आपसे बात करूं साथी पपीता, पपीता, पपीता। आगे मैं आपसे बात करूंगा अलकतरा, अलकतरा। आगे आपसे अगर मैं बात करूं फीता, फीता। आगे दोस्त बात करूं आपसे आलू, आलू। ठंडी का सीजन ही है समाप्त होने वाला, जिसमें हम लोग आलू और गोभी दोनों बढ़िया से देख रहे हैं, है ना। हर रोज सुबह सुबह शाम सब्जी की व्यवस्था में मिल रही है। आलू हो गया, गोभी हो गया, गमला हो गया, आलपीन हो गया, पपीता हो गया, अलकतरा हो गया। साथ ही ये सब के सब, इसके साथ अगर मैं बात करूं आपसे बाल्टी, बाल्टी हो गया। और कौन होता है, तौलिया हो गया, तौलिया हो गया। और कौन है, तो चाबी है। तो ये सब के सब जो शब्द दिख रहे हैं आपके सामने साथी, ये सब होते हैं हमारे कौन से, पुर्तगाली होते हैं। कौन से होते हैं, पुर्तगाली होते हैं। अगर ड्राई नट्स में हम लोग बात करें कौन सा होता है, तो काजू की अगर हम बात करें तो काजू भी हमारा कैसा शब्द होता है साथी, तो ये भी होता है हमारा पुर्तगाली। ठीक है। आप भी साथी कुछ शब्द लिखें। अंग्रेजी, अंग्रेजी में कौन कौन से आते हैं तो साथी देख लेते हैं अंग्रेजी में। जैसे हमारे पास कौन हो गया, डॉक्टर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है। कई जगह हिंदी में कई बार मास्टर भी यूज कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये सब साथी कैसे हमारे अंग्रेजी होते हैं। आगे हमारे सामने एक दिख रहा है क्या, ये जापानी। कई
कई बार पूछा साथी, अच्छे अच्छे एग्जामों में इसने पूछ रखा है कि रिक्शा कैसा शब्द होता है ना। तो रिक्शा जो है हमारा जापानी शब्द होता है, और इसको कई बार पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है साथी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये रिक्शा हो गया। यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पुर्तगाली होगा, पुर्तगाली। इसका मतलब गमला और आल्पीन एक ऐसे दोनों शब्द हैं, यानी कि ये दोनों ही शब्द हमारे कैसे हैं, तो पुर्तगाली हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि निम्न संकर शब्द कौन सा है। इसमें आपको संकर बताना है, तो बताइएगा ऑप्शन में, तब तक हम आपसे कुछ बातें करते हैं। संकर का मतलब होता है क्या साथी, संकर का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि संकर क्या होता है, संकर प्रकार के बीज क्या होते हैं, यानी कि कई जनक जो होते हैं बीज, उनसे मिलाकर के जो करेक्टर हम नए तरीके के बीज का निर्माण करते हैं साथी, वो हमारा संकर बीज कहलाता है, जिसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, यानी जिसका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो वैसे हम हिंदी में अगर बात करें कि संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर का मतलब ही हो गया क्या, कई लोगों को मिलाकर आपस में बनाया गया, उसी को तो हम संकर कहते हैं। चलिए, तो क्या प्रत्येक होगा, प्रख्यात होगा, या फिर हमारे सामने टिकट घर लिखा है, या संविधान होगा। साथ ही मैं कुछ और भी शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, बताइएगा तब तक। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क्या, जांच करता, जांच करता, ठीक है। अगला शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या, उद्योगपति। कौन सा पति, उद्योगपति, उद्योगपति हो गया, जांचकर्ता हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा होगा साथी फिर। तो इसमें लिखा है एक शब्द क्या, टिकट घर, है ना, टिकट घर भी होता है। अगर मैं बात करूं टिकट घर में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें साथी दो शब्द मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला हमारे सामने दिख रहा है क्या, टिकट, क्या है ये, टिकट। और अगला क्या होता है, घर होता है साथी। ये दोनों ही शब्द मिलते हैं आपस में, तो बनता है किसका निर्माण होता है, टिकट घर का होता है। टिकट कैसा शब्द है, तो साथी टिकट जो है हमारा, ये सबको पता है कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और घर की अगर मैं बात करूं तो घर हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। यानी इन दोनों शब्दों को मिलाने पे जो नया शब्द बना है, वो टिकट घर बना है। और टिकट घर ही क्या कहलाता है साथी, संकर शब्द कहलाता है। ऐसे मैं उद्योगपति की आपसे बात करूं, तो जो उद्योग शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का, तो संस्कृत भाषा का। और घर जो है, पति जो है साथी, पति जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। यानी ये दोनों भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं, तो बनता है क्या, संकर शब्द। के सामने जांच करता दिख रहा है साथी, मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या, जांच। और जांच, जांच कैसी भाषा का शब्द है, तो साथी ये हिंदी भाषा का शब्द है। और अगर मैं बात करूं आपसे कर्ता, तो कर्ता हम लोग समझ रहे हैं कि ये तत्सम शब्द है, और जब तत्सम शब्द होते हैं तो किस भाषा के होते हैं साथी, संस्कृत के होते हैं। इसका मतलब ये जांचकर्ता जो है, जांच और कर्ता शब्द से मिलकर बना है। जांच का मतलब होता है ये हिंदी भाषा का शब्द है, और कर्ता संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब ये भी संकर शब्द है। और उद्योगपति में उद्योग संस्कृत भाषा का है, पति हिंदी का है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, संकर शब्द है। तो उम्मीद करते हैं साथी अब आप संकर शब्द के बारे में अच्छी एक जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले अगले पर चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी की किस हिंदी की बोली है, यानी खड़ी बोली किसमें आती है। साथी आप जानते होंगे, एक बोली होती है और एक भाषा होती है। जब एक बड़े क्षेत्र में, यानी एक बड़े व्यापक पैमाने पे किसी भी बोली का प्रचलन शुरू होता है, एक विशाल क्षेत्र को अगर वो कवर कर लेती है, तो धीरे धीरे भाषा में बदल जाती है। यानी बोलियां जो होती हैं, वो इनमें आपको बताना है कि खड़ी बोली खड़ी बोली जो है, ये किस हिंदी की बोली है। क्या ये पश्चिमी हिंदी की है, क्या ये पूर्वी की है, क्या ये बिहारी की है, या फिर ये पहाड़ी की है, इसके बारे में बात करना। चलिए साथी देखते हैं आगे। हमारे सामने ये दिख रहा है क्या, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का मतलब, एक ट्रिक आप हमारी याद रखिएगा, बस एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, खड़ी बोली की पूरी कहानी खत्म। क्या याद रखते हैं, देखिए, के बी सी, के बी सी, यानी कि थोड़ा सा यहाँ कट करिएगा, याद रखिए। चलिए साथी देखते हैं अब ये हमारी पश्चिमी हिंदी किसके पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। पश्चिमी हिंदी, इसकी एक ट्रिक आप याद रखिएगा, बस एक ट्रिक से आप पूरी पश्चिमी हिंदी को खत्म कर सकते हैं। क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है के बी सी, और मैंने सामने आपको लिखा है क्या, के बी सी बाबू। केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं। केबीसी बाबू कहाँ रहते हैं, तो पश्चिम में रहते हैं।
ठीक है साथी, बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो इसका मतलब आप पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनको आपने समाप्त कर दिया। कैसे, अब देखते हैं, समझते हैं। देखिए, के का मतलब क्या होता है हमारे सामने, ये के का मतलब है खड़ी बोली। कौन सी बोली साथी? तो खड़ी बोली है केबीसी खड़ी बोली। ब से हो गया क्या? बी से हो गया हमारा ब्रज। और इसके बाद मैं सी से बात करूं तो सी से होता हमारा क्या? कन्नौजी होता है। अगर साथी मैं बात करूं आपसे बा से, तो बा का मतलब हो जाएगा क्या? बांगरू। बांगरू हो जाएगा। और यहाँ पे बू से हो जाएगा हमारा क्या? बुंदेली हो जाएगा। बू से क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ये याद हो गया कि केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं तो हमारी पूरी पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं वो खत्म हो गई। कौन कौन? पहले हमारी हो जाएगी खड़ी बोली, फिर क्या हो जाएगी? ब्रज, फिर क्या हो जाएगी? कन्नौजी, फिर क्या हो जाएगी? बांगरू, फिर क्या हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। चलिए साथी आगे देख लेते हैं ये पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है। तो पूर्वी हिंदी का ट्रिक आपके सामने लिख रहा हूं। पूर्वी हिंदी में हमें लिखना है ए बी सी। इसका मतलब क्या होता है? अवधि। क्या होता है ये? अवधि। बी फॉर क्या होता है? बघेली। अवधि, बघेली। और सी से क्या होता है? छत्तीसगढ़ी होता है। कौन सी? तो छत्तीसगढ़ी होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है साथी। ऐसे मैं आपसे अगर बात करूं कि पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती है, तो पहाड़ी हिंदी के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, पहाड़ी जीके। ठीक है, पहाड़ी जीके। जी से क्या हो जाएगा हमारा? तो जी के, जी से हो जाएगा हमारा गढ़वाली। कौन सी हो जाएगा? गढ़वाली हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा हमारा? कुमाऊनी हो जाएगा। कुमाऊनी हो जाएगा। ऐसे बात करें इसको तो एक और आती है इसमें जिसको हम लोग कुल्लुई बोलते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, कुल्लुई। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं साथी बिहारी हिंदी में क्या आती है, तो बिहारी के लिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। बिहारी हिंदी का मतलब होता है कि 2 MB, हमको याद रखना है कि 2 MB नेट बिहारी ने यूज किया। साथी में मेरी भावना ये नहीं किसी को ऐसा कुछ कहना, बस हमको याद करना है कि कैसे भी ये हमको याद हो जाए। 2 MB का मतलब हो गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 2 MB नेट बिहारी ले गया। ठीक है, तो 2 MB मतलब 2 बार एम को हमको यूज करना है। 1 M का मतलब हमारे क्या हो जाएगा? तो 1 M का हमारे सामने मतलब हो जाएगा मैथिली। मैथिली। और दूसरे एम का मतलब हो जाएगा क्या? मगही। मगही। और बी से क्या हो जाएगा साथी? बी से हो जाएगा भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं साथी तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाड़ौती बोली कौन सी है, मतलब कहाँ की है, किस हिंदी की है? क्या ये राजस्थानी की है? क्या ये बिहारी की है? क्या ये पूर्वी हिंदी की है? या फिर ये पश्चिमी हिंदी की है? आपको बताना है साथी। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। राजस्थानी की हिंदी की मैं बात करूं तो बस आपको एक बात याद रखना, बस एक ट्रिक याद रखना साथी। क्या? 3MDH, है ना? 3MDH, आपने MDH मसाला का नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो 3MDH और आगे क्या जोड़ना हमको? राजस्थानी मसाला, है ना? तो भाई ये कब से आ गया राजस्थानी मसाला? तभी से, जब से हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए, है ना? राजस्थानी मसाला, 3MDH राजस्थानी मसाला। बस आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये किस किस हिंदी की बोली है, क्योंकि सामने मैंने जोड़ रखा है क्या? राजस्थानी मसाला। तो राजस्थानी मसाला आपके सामने जुड़ चुका है, इसका मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये 3 जो हमारा जो संख्या जो दिखा रहा है, यानी जो 3 है, इसका मतलब होता है 3M का मतलब 3 बार M को लेना है। कौन कौन सी होती है समझते हैं साथी इसको। तो सबसे पहले है हमारी क्या? मेवाती। फिर क्या आती है? मेवाड़ी। मेवाती होती है। मेवाड़ी होती है। और फिर कौन सी होती है? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। मेवाती, मेवाड़ी और मारवाड़ी, यानी 3M तो यूज हो गया। डी फॉर क्या होता है? तो डी फॉर होता है हमारे सामने ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी होता है। और अगले में क्या होता है हमारे सामने? एच दिख रहा है। एच का मतलब क्या होता है? हाड़ौती। क्या होता है? हाड़ौती। ठीक है साथी, तो ऐसे हम लोग आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो अब ऑप्शन हमसे पूछ रहा है हाड़ौती बोली कहाँ की है, तो भाई हम सबको पता, अभी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देखा कि 3MDH राजस्थानी मसाला। इसका मतलब होता है कि एम का एक मतलब हो गया मेवाड़ी, और दूसरे का मतलब होगा मेवाती, तीसरे का होगा मारवाड़ी, और अगले का अगर हम बात करें डी का तो ये ढूढ़ाड़ी होता है, और एच फॉर क्या होता है? हाड़ौती होता है। इस तरीके से हम 3MDH राजस्थानी मसाला के अंतर्गत खत्म कर सकते हैं किसको? राजस्थानी हिंदी को खत्म कर सकते हैं।
आगे देखते हैं साथी, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे दिख रहा है बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 MB नेट। ठीक है, एक से हमारा क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, एक से हमारा मगही हो जाएगा, और बी का मतलब क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो लोकोक्ति एक होती है और एक मुहावरा होता है साथ ही, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। लोकोक्ति का मतलब होता है कि लोक धन उक्ति, अगर मैं बात करूं यानी हमारे लोक समाज में यानी हमारे पास परिवेश में जो ऐसी कुछ उक्तियां मतलब कुछ लाइनें होती हैं जो काफी चर्चित होती हैं, जिसपे लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है क्या, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका आपको बताना साथी कि इसका क्या होगा। ठीक है, आगे बताइएगा आप इसका। तो देखते हैं, क्या बाधा मुक्त होना होगा, या फिर एक नई मुसीबत में पड़ना, या मुसीबत ही मुसीबत, या मुसीबत में किसी का सहारा बनना। तो साथी ना ही होगा हमारा बाधा मुक्त होना, ना ही होगा क्या, एक नई देखिए कह रहा है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। साथी इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज है अगर आसमान से गिरी और उसको पृथ्वी तक आना था, लेकिन कहाँ रुक गई, खजूर पे। इसका मतलब आप समझिए कि एक मुसीबत जो थी हमारी, अभी तो उसमें फंसे ही थे, एक और भी मुसीबत आ गई, यानी एक और नई मुसीबत में हम फंस गए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल ही राइट होगा हमारे सामने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास होगा साथी, इसे बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। क्या अनुरूप में तत्पुरुष समास होगा, क्या इसमें बहुब्रीहि होगा, क्या कर्मधारय होगा, या फिर अव्ययी भाव समास होगा, ये आपको बताना है। चलिए साथी देख लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अनुधन रूप, अगर अनुरूप की मैं बात करूं, इसका हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साथी, अनुधन रूप लिख सकते हैं। और हमने आपको कहा था कि दुनिया के वे सारे शब्द जिसमें पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है साथी। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ही नहीं हो सकते, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे, जरा एक बात बताइए, पहला शब्द हमें क्या दिख रहा है, अनु दिख रहा है। क्या अगर इसको मैं उठाकर यहाँ पे रख दूं, अ को अलग कर दूं और नू को अलग कर दूं, तो क्या साथी इसका कोई सार्थक शब्द मिल रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, अव्यय है। और दुनिया के ऐसे सभी शब्द जिसका पहला जो हमारा शब्द होता है, या फिर इसको तो हम शब्दांश कहेंगे, वो अगर हमारा अव्यय है तो वहां पे अव्ययी भाव समास ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, और अब आगे देख लेते हैं। अव्यय के साथ साथ ही क्या है आपके सामने, अगर बात करें हम लोग तो इसको उपसर्ग के अंतर्गत भी रख सकते हैं। क्या होता है ये, उपसर्ग होता है। ठीक है, अगर हम कुल उपसर्गों की बात करें तो साथी कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है, क्या 22 होता है, यस या नो, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे मैं आपसे बात करूं कर्मधारय समास क्या होता है। साथ ही कर्मधारय की बात मैं करूं आपके सामने, तो मैंने आपके सामने लिख रखा है एक ऑप्शन, मृग नयनी। ठीक है, मृग नयनी। एक और मैंने लिख दिया आपके सामने, क्या है इसका उदाहरण, कमल, कमल नयन, कमल नयन, मृग नयनी, कमल नयन। तो कर्मधारय कहता है कि ऐसे शब्द जिसमें विशेष्य और विशेषण का संबंध हो, तो यहाँ पे कह रहा मृग नयनी, यानी कि जिसकी आंखें, ऐसी युवती जिसकी आंखें किसके समान हो, मृग के समान हो, अर्थात विशेष और विशेषण की बात हो रही है। और हम लोग विशेष विशेषण पर बात कर चुके हैं कि ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। आगे हमारे सामने क्या दिख रहा है, ये कमल नयन। ठीक है, यानी जिसकी कमल नयन, अगर यहां भी हम देखें तो विशेष और विशेषण का संबंध है, इसका मतलब ये भी कर्मधारय का उदाहरण होगा। साथ अगले ऑप्शन की मैं बात करूं आपसे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथी, बहुब्रीहि कहते हैं। बहुब्रीहि में जितने भी देवी देवता के नाम आप जानते हैं, जैसे लंबोदर हो गया, त्रिलोचन हो गया, है ना, चतुर्भुज हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, हमारे बहुब्रीहि में आते हैं। अगर मैं बात करूं लंबोदर अर्थात लंबा है, उदर जिसका, अर्थात उदर का मतलब होता है पेट, यानी बड़े पेट वाले कौन होते हैं साथी, तो गणेश भगवान को कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी तीसरा कोई अर्थ अगर हमारे सामने आता है तो उसका वहां पे कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा साथी, ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा होगा।
अर्ध सममात्रिक। साथ ही छंद हम लोग पढ़ते हैं तो छंद में हम लोग देखते हैं एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक छंद के बाद अगर हम लोग बात करें, इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मात्रिक छंद में चलें तो अर्ध सममात्रिक होते हैं और सममात्रिक होते हैं और साथ में विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो साथ ही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें अर्ध सममात्रिक का उदाहरण कौन सा है? क्या दोहा है, क्या मालिनी छंद है, क्या चौपाई है, या फिर रोला है? चलिए देखते हैं आगे साथी। एक ट्रिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक ट्रिक मैं लिख रहा हूँ। आप भी कहेंगे साथी कि अब तक तो हमने मैथ में ही ट्रिक समझा था, हमने रीजनिंग में ही समझा था, क्या हिंदी में भी ट्रिक होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं साथी, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही बहुत जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल भी मैं रट्टा मार पद्धति बिल्कुल नहीं अपनानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और चीजें हमको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या चीज हमारे सामने। तो एक ट्रिक मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्या आधा, ध्यान से पढ़िएगा साथी मैं क्या ट्रिक लिख रहा हूँ, आधा, और आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, दोष, दोष किसका? बाऊ का। ठीक है, किसका? बाऊ का। जनरली साथी बाऊ शब्द का अगर मैं बात करूं तो गांव में लोग पापा जी को, हमारे यहाँ उत्तर भारत की मैं बात करूं अगर, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में, तो यहाँ लोग क्या कहते हैं? बाऊ कहते हैं। पिताजी को है ना, यानी पापा जी को क्या कहते हैं? बाऊ बोलते हैं अक्सर। तो यहाँ पे लिख दिया क्या कि आधा दोष किसका? बाऊ का। आधा दोष किसका है साथी? तो बाऊ का है। यानी अगर इतनी चीज आपको याद है तो इसका मतलब आपको अर्ध सममात्रिक छंद जितने भी हैं वो सब के सब याद हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। आधा का मतलब ही क्या हो गया? आधा, आधा मतलब अर्ध सममात्रिक। कौन कौन से हैं? दो से अगर साथी हम बात करें, आपके सामने क्या दिख रहा है? दोहा। क्या दिख रहा है साथी? दोहा। आगे मैं बात करूं स से, क्या हो जाएगा हमारे पास? हालांकि ये मूर्धन्य स लिखा है, इसको हम लोग अगर चाहें तो, हालांकि हमारे पास ये ट्रिक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग छोटा सा भी लिख सकते हैं। छोटा सा मतलब दंत स भी साथी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा क्या? सोरठा। दोहा हो गया, सोरठा हो गया। ब से क्या हो गया? बरवय हो गया। साथ ही आपने सुना होगा 12 और 7 का, जब हम लोग छंद पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कितनी मात्राएं होती हैं। बरवय में 7 और 12 का मेल होता है। आगे ऊ की अगर मैं बात करूं साथी, तो ये हमारे सामने क्या दिख रहा है? उल्लाला दिख रहा है। ठीक है, उल्लाला। यानी दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला, ये चार के चारों ही क्या होते हैं? हमारे अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। तो साथी अब ऑप्शन में आपको साफ दिख रहा होगा कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये ए वाला हमारा बिल्कुल ही सही होगा, अर्थात दोहा होगा। साथ ही दोहा को हम लोग जानते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में हमारे 13 मात्राएं होती हैं। कैसे याद रख सकते हैं साथी? पहले और तीसरे चरण में देखिए हमने क्या लिख दिया आपके सामने? 13। पहले और तीसरे चरण में साथी कितने? तो 13 मात्राएं होती हैं। बच गया कौन? दूसरा और चौथा चरण साथी। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। ठीक है साथी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रामचरित भाषा की, रामचरित मानस की जो है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग छूट चुकी है, रामचरित की है। ठीक है, इसके आगे मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे रामचरित मानस। ठीक है साथी, क्या है? रामचरित मानस। तो रामचरित मानस की भाषा कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी भाषा है। क्या ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, या ये अवधी में लिखी गई है, या फिर ये लिखी गई आपके सामने लिखा खड़ी बोली में लिखी गई, या फिर भोजपुरी में लिखी है? इसके तब तक आप साथी मुझे बताइए, रामचरितमानस किसकी रचना है? क्या रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, या फिर ये वाल्मीकि जी की रचना है? बताइएगा साथी। तो आपको पता होगा कि वाल्मीकि जी ने तो संपूर्ण रामायण लिखा है, लेकिन अगर रामचरितमानस की बात करें तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख रखा है। ठीक है, तो और भी बात करें हम लोग तुलसीदास की रचनाएं, तो बरबर रामायण है ना, रामलला नछु है, बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास जी ने किया। और अगर मैं बात करूं कि क्या ये रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो साथी ये अवधि में लिखा गया है। इस बात को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये अवधि में याद रहे? तो हम सबको पता है रामचरितमानस में भगवान श्री राम, यानी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारे में चर्चाएं की गई हैं। और श्री राम जी थे कहाँ के? अयोध्या के थे। इसका मतलब जब भी उनकी चर्चा, उनका गुणगान किया जाएगा तो उन्हीं की भाषा में, ऐसा कोई वो नहीं है, बस हम लोग याद करने के लिए कह रहे हैं कि अवधि भाषा में, इसलिए चूंकि वो अयोध्या के थे इसलिए उनकी बातों को किसमें मेंशन किया गया है? अवधि भाषा में किया गया है। ठीक है साथी, बाकी ये ब्रज क्या है, खड़ी क्या है, मैं इन चीजों पे आपसे चर्चा पीछे थोड़ा ट्रिक के माध्यम से कर चुका हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए सूरदास की रचनाएं अक्सर किस भाषा में हुआ करती थी, अक्सर क्या साथी, अमूमन बात करें तो लगभग लगभग संपूर्ण इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में की गई हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? साथी अब अलंकार के भी प्रश्न आ गए। मैं आपसे बता दूं साथी कि जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में,
हर एक टॉपिक से आपके सामने एक प्रश्न उठाया गया है और लगभग प्रीवियस ईयर को छांट कर लाया गया है। मैक्सिमम कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कितनी संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उन प्रश्नों को भी इसमें संकलित किया गया साथी। बस आप एक बार इसको दमदार तरीके से, दमखम तरीके से इसको शेयर कर दें और इससे प्रतिदिन जुड़े साथी, हम लोग काफी अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। चलिए आगे आपको सामने दिख रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। चलिए, अलंकार का मतलब होता है क्या साथी, अलंकरोति, है ना। इसका मतलब होता है कि जो एक अलंकृत करे, यानी जो आभूषित करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं साथी। अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, कितने तरीके के अलंकार होते हैं, ठीक है। तो शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, इन सब चीजों पे हम लोग साथी बात करेंगे जब हम लोग ब्रीफ की क्लास पढ़ेंगे, यानी कि जब डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट में थोड़ी सी समझ लेते हैं साथी। हमारे सामने दिख रहा है तरणी तनुजा तटतमाल। यहाँ एक चीज आपको दिख रही होगी कि त और यहाँ पे भी त, यहाँ भी त और यहाँ भी त, ठीक है। तो एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही साथी, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे क्या होता है साथी, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं साथी, जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या और कौन कौन से इसमें होते हैं। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही होगा, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास। लेकिन जब आपसे ये कह दिया जाए कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार या दो से अधिक बार होती है तो साथ ही वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। इसका मतलब हो गया, कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। जिस प्रकार से एक आदमी धतूरे को खा लेने से बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वही कंडीशन अगर किसी भी व्यक्ति को एक अपार मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाए, सोने की प्राप्ति हो जाए, यानी गोल्ड की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हो जाती हैं। इसका मतलब शब्द तो हमारा एक ही आया, क्या, कनक, लेकिन उसके अर्थ कितने निकले, दो निकले साथी। एक का मतलब हमारा क्या हो गया, सोना, और दूसरे का मतलब धतूरा हो गया। और आपसे कभी ये पूछ लिया जाए, एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, तो साथी धतूरा का मतलब आपके सामने, कनक का मतलब क्या होता है साथी, तो गेहूं भी होता है। इस बात को हम लोग याद रख सकते हैं। और गेहूं के अगर हम तत्सम की बात करें तो क्या होता है, गोधूम होता है साथी। इसका मतलब, इसका उदाहरण हमारा जो है ये किसका है, अनुप्रास अलंकार का है। मैं आपसे अगले ऑप्शन में हमसे ये कह रखा कि उपमा अलंकार क्या होता है साथी। जहां उपमेय, अगर हम लोग बात करें, किसी की तुलना की जाती है साथी, तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है ना। जैसे हम बात करें, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जहां पे सा सम से समान, मैं आपके सामने लिख रहा हूं साथी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सा से सम समान, है ना, ये शब्द कहीं भी आए, एक और जोड़ दीजिएगा, सरिस, ठीक है। ये शब्द कहीं भी आते हैं, ये शब्दों को अगर हम याद रख लेते हैं तो साथी हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। यहीं से आप पकड़ सकते हैं, इनको हम लोग वाचक शब्द बोलते हैं साथी। इन्हीं से हम पकड़ सकते हैं कि हमारा अलंकार है कौन सा। ये वाचक शब्द जैसे ही मिलेंगे, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इसका उदाहरण, पीपर पीपर पात सरिस मन डोला, क्या चीज, पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। तो देखिए, मन की गति की तुलना की जा रही है किससे, पीपल के पत्ते से साथी। और यहाँ पे हमको एक वाचक शब्द भी मिल गया, क्या, सरिस, है ना। एक वाचक शब्द हमें क्या मिल गया, सरिस मिल गया साथी। इसका मतलब हम देखकर इतना ही अगर हमें याद है, सा सम से समान उपमा, बस ऐसे हमको याद रख लेनी है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो उदाहरण ये होगा, ये किसका होगा, उपमा अलंकार का होगा। अगले ऑप्शन में साथी हमारे सामने उत्प्रेक्षा दिख रहा है। उत्प्रेक्षा मतलब होता है, हम कह सकते हैं किसी से हम अपेक्षा जो करते हैं, उत्प्रेक्षा मतलब अपेक्षा, यानी जिससे हम संभावना जहां पे व्यक्त करी जाती है साथी। इसके वाचक शब्द होते हैं मनु मानो और जनु जानो। जहां भी आपको ये मनु मानो जनु जानो शब्द मिल जाए, वहां पे हम कह देंगे, मैं लिख दे रहा हूं साथी, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मनु मानो, मनु मानो, जनु जनहु, मनु मानो, जनु जानो, और जनहु जानो। ये शब्द आते रहते हैं साथी। ये इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, तो आराम से याद रखेंगे साथी, कौन कौन सा है, मनु मानो जनु जानो, ठीक है। अगर हम लोग याद रख लेते हैं इनको साथी, तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अ, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सा कट करिएगा, आगे देख लेते हैं साथी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल को बताना है कि ये किसकी रचना, साथ ही हम लोग साहित्य को भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को बड़ी ध्यान से इसमें लाया गया, साथी आपके प्रैक्टिस सेट को देख करके, है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़े ही ईमानदारी और बड़ी ही तन्मयता से लगकर लोगों ने इसको तैयार किया है। देखते हैं, मैला आंचल किसकी रचना है? क्या ये साथी फणीश्वर नाथ रेणु की है, या फिर मन्नू भंडारी की है, या फिर भीष्म साहनी की है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, किसकी है? चलिए देखते हैं एक के बारे में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर मैं बात करूं, भीष्म साहनी की बात करूं, तो साथी भीष्म साहनी की रचना है क्या तपस। काफी इंपॉर्टेंट रचना है ये, साथी इसको याद रखिएगा। ये कई प्रश्न एग्जामों में पूछ रखा है इसको कि ये किनकी रचना है। तो बात करेंगे हम लोग तमस, ठीक है, तमस है। चीफ की दावत है, चीफ की दावत, चीफ की दावत ये किसकी है? भीष्म साहनी की है। मन्नू भंडारी की बात करें साथी अगर, तो इंच भर मुस्कान, इंच भर की मुस्कान, इंच भर की मुस्कान। महाभोज, महाभोज, इंच भर की मुस्कान, ये सब साथी किसकी है? मन्नू भंडारी की है। उसने कहा था, ये किसकी रचना है साथी? उसने कहा था, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। इसका मतलब हमारे सामने ये दिख रहा है क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथी? तो ऑप्शन नंबर जो हमारे सामने सही होगा, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल इन्हीं की रचना है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश शब्द में कौन सी संधि है? संधि के बारे में बताना है। तो देखते हैं साथी कौन कौन सी है। स्वर संधि है, या फिर व्यंजन संधि है, फिर या फिर विसर्ग संधि है। हम लोग जानते हैं साथी, संधि के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। संधि जो होती है हमारी कौन कौन सी होती है? संधि के बारे में अगर हम लोग बात करें साथी, कौन कौन सी होती है? चलिए, तो आइए देखते हैं संधि कौन कौन सी होती है साथी। संधि जो होती है हमारी स्पेशली तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्वर संधि होती है। फिर कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। फिर कौन सी होती है साथी? विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि की अगर मैं बात करूं, तो स्पेशली हमको कौन कौन से पढ़ने होते हैं? इसमें हमको पढ़ने होते हैं गुण संधि, गुण संधि। और कौन सी पढ़नी होती है? वृद्धि संधि पढ़नी होती है साथी। और कौन सी पढ़नी होती है? दीर्घ संधि पढ़नी होती है। ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो अब देखते हैं इसमें से कि हमारा ये किसका उदाहरण है। रमेश, रमेश किसका उदाहरण है साथी? इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो रमेश किसका उदाहरण है देख लेते हैं साथी। एक सेकेंड देख लेते हैं इसको हम लोग क्या क्या होगा। तो गुण संधि है कि या नहीं, आगे देखते हैं। देखिए, गुण संधि क्या कहती है साथी? गुण संधि कहता है जहां पर भी, एक ट्रिक आप याद रखिए, जहां भी अगर ए से एडी की मात्रा आपको दिखे, आप तुरंत कहेंगे सर जी ये क्या होगा? गुण संधि होगी, गुण संधि होगी। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें साथी, तो क्या होगा? रमा धन ईस, क्या होगा? रमा धन ईस की अगर मैं बात करूं, तो देखिए साथी लास्ट में अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा अगर रमा को अगर मैं तोड़ूं, इसका क्या तोड़ने का मतलब? इसका वर्ण विच्छेद करूं साथी, तो क्या बनेगा? र धन अ, फिर क्या बनेगा? म बनेगा साथी, म। और फिर क्या बनेगा? आ। तो लास्ट में हमारे सामने क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है। और अगर यहाँ पे हम देखें, तो हमारे सामने ये क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ और ई, जब भी आ और ई का संयोग होता है तो ए बनता है साथी। इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारे सामने? ये रमेश बन जाएगा, रमेश बन जाएगा साथी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा गुण संधि वाला, यानी कि रमेश ने कौन सी संधि है? गुण संधि। साथ ही एक उदाहरण आप हमें दीर्घ संधि का बताएंगे, एक अयादी संधि का बताएंगे। दीर्घ संधि में आप अगर बताएंगे, जैसे कपि, कपि धन ईस, कपि धन ईस की अगर मैं बात करूं, तो साथ ही यहाँ पे छोटी ई अर्थात ह्रस्व और दीर्घ, ये दोनों ही मिलकर के क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है दीर्घ, इसीलिए तो इसका नाम है दीर्घ संधि। और ये बनेगा क्या हमारे सामने साथी? कपीस बन जाएगा, कपीस बन जाएगा। ऐसे मैं बात करूं आपसे अयाधि संधि की, ऐसे ही मैं बात करूं आपसे यण संधि की, तो साथी इसका उदाहरण आप मुझे एक एक लिखकर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है क्या? मूर्त शब्द का विलोम आपको बताना है कि मूर्त का विलोम क्या होगा। साथ ही मूर्त का मतलब होता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, और इसका अपोजिट बताना है, यानी जो हमें दिखाई ना दे, है ना, यानी इनडायरेक्ट में वो बातें हो रही हो, तो इसका मतलब होता है मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा?
अमूर्त हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो एक होगा। क्या प्रतिमूर्ति होगा क्या? बिल्कुल, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है ना? क्या सम्मूर्त हो जाएगा? नहीं साथी, ये नहीं हो सकता। अदृष्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा। चबूतरा का आपको बताना है क्या, बताना है कि चबूतरा का तत्सम क्या होगा। क्या ये चरवर्तर होगा, या फिर चर होगा, या चार उत्तर होगा, या फिर चतवाल होगा। ठीक है साथी, तब तक उसके पहले में लोग देख लेते हैं। ये कुछ शब्द लिखे हैं हमारे सामने। तो किवाड़ का क्या होगा साथी? कपाट होगा, कपाट होगा। ऐसे मैं कपड़े की बात करूं तो करपट होगा। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूं गेहूं का क्या होगा, तो गोधूम होगा। गेहूं का क्या होगा? गोधूम होगा। साथ ही मैं आपसे बात करूं गोबर की, तो ये क्या होगा? गोमय होगा। क्या होगा? गोमय होगा। मैं आपसे बात हल्दी की करूं तो क्या होगा साथी, बताइएगा? ये हरिद्रा होगा। ऐसे ऑप्शन में इसमें बताइए मुझे क्या होगा साथी? तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा डी वाला जो है ये चतवाल होगा। ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। ठीक है साथियों, आप इसी तरीके से लगे रहिए और बड़ी ही तन्मयता और ईमानदारी के साथ साथ ही अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जाम की कोई टाइम तो है नहीं, कोई डेट मिला नहीं है साथी, लेकिन फिर भी इस शांत काल में जो हमारी तैयारी हो जाएगी वो अच्छी खासी रहेगी साथी, है ना? क्योंकि इस समय आप नहीं देख रहे हैं वीडियो साथी, आप नहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और दोस्त तो लगे हुए हैं। इसका मतलब जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा साथी। इसलिए बिल्कुल भी अपने भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं साथी। इसलिए पूरी ही तन्मयता और ईमानदारी से लगे रहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।